नमस्ते भारत। हमने मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है। मॉडर्न हिस्ट्री का यह एमसीक्यू एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की किताबें हैं और उस किताब के मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको यह एमसीक्यू कवर करेगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि रिलेटेड टॉपिक को भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। पढ़ने का यह तरीका एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल टॉपिक को भी पढ़ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में यह आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे और भी अधिक क्वालिटिव कंटेंट के साथ वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कवर कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन 11 से पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो डी नंबर ऑफ आंसर हो जाएगा। जेम्स रैनल को जो है बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। यहाँ पर जो है बंगाल के सर्वेयर जनरल से क्यों क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि ऊपर में हमने बंगाल के बारे में पढ़ा, चाहे मीर जाफ़र हो, मीर कासिम हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, इन सब के बारे में पढ़ा। लगभग समानांतर घटना है कि 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया जा रहा है। तो बंगाल का सर्वेयर जनरल जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया है। और सर्वेयर जनरल जो जेम्स रैनल थे वो एक अंग्रेजी भूगोलवेत्ता, इतिहासकार होने के साथ साथ एक समुद्र विज्ञानी भी थे। और रैनल को जो है इनको समुद्र विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रैनल जो है शुरुआत में गंगा नदी का सर्वेक्षण करते हैं 1764 में। 1764 में इनके द्वारा गंगा नदी का सर्वेक्षण किया जाता है। बाद में जाकर के 1767 में जो है इनको बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया जाता है, जो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। इनको जो है सर्वेयर जनरल इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि बंगाल का सर्वेक्षण किया जा सके। बंगाल के सर्वेक्षण करने के बाद वहाँ का एक मैप तैयार किया जा सके। और इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ब्रिटिशर्स का? ताकि जो है कलकत्ता के से लेकर के कलकत्ता के जो भी उत्तरी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र तक नौगम्य जलमार्ग खोजना था, ताकि जो है इस माध्यम से, इस रास्ते के माध्यम से जो है अपने वो व्यापार वाणिज्य को और अधिक बढ़ा सके। तो जब इनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया तो सर्वेक्षण के बाद जो है बंगाल का एक एटलस भी तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे संबंधित है? तो ये जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। जो 3rd नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ों और जो मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये कब से कब तक चला था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये 1790 से लेकर के 92 तक चला है। तो इसी तीसरे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए 1792 में फिर जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है किसके किसके बीच संधि होती है? तो टीपू सुल्तान किसके किसके बीच होती है? तो टीपू के बीच, टीपू सुल्तान और जो है अंग्रेज के बीच। वहीं जो है अंग्रेज के तरफ से गवर्नर जनरल कौन होता है? जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है भारत का भी गवर्नर जनरल रहता है, ब्रिटिश भारत का, तो कॉर्नवालिस। वहीं आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं? 4, जिसमें से कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो हुआ है वो कब हुआ है? तो वो 1767 से लेकर के 67 से लेकर के 69 के बीच में हुआ है। और इस समय जो है लास्ट में जाकर के इस युद्ध को समाप्त करने के लिए 1769 में जो है 1769 में मद्रास की संधि होती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो मद्रास की संधि होती है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो यहाँ पर जो है हैदर अली होता है। जो मैसूर राज्य की तरफ से कौन होता है? हैदर अली। और अंग्रेज के बीच जो है ये होता है। तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर के 69 के बीच में। वहीं जो है दूसरा आंग्ल मैसूर कब युद्ध होता है? 2nd नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर के 84 के बीच में होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी बीच में जो है 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है इस युद्ध को 2nd नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसको कंटिन्यू रखने का काम हैदर अली का जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान, उसके द्वारा जो है इस युद्ध को कंटिन्यू किया जाता है। तो फिर लास्ट में जाकर के युद्ध को समाप्त करने के लिए, यानी कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए 1784 में मंगलौर की संधि होती है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कौन सी संधि हो रही है? तो मंगलौर की संधि हो रही है।
और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है तो इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन रहता है और इधर जो है मैसूर राज्य की तरफ से कौन होता है। तो अंग्रेज की तरफ से जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होता है। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का जो है कार्यकाल क्या होता है, इसके शासन का जो है 1774 से लेकर के 1785। जब भी कोई गवर्नर जनरल आपके सामने आए पढ़ते समय तो आप उसका एक बार जो है टाइम पीरियड देख लें, जिससे कि जो है उसके समय में क्या क्या कुछ हुआ है तो एक आपका जो है ओवरव्यू माइंड में आ जाएगा। तो इसीलिए जो हमने यहाँ वारेन हेस्टिंग्स का समय काल पीरियड भी देख लिया। और इसी बीच में सेकंड नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है 1780 से 84। तो इस समय जो है सेकंड नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के बीच में हो जाएगा। और सेकंड नंबर के आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हो रही है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो हमने पढ़ा ही, अब हम चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है तो ये कब हुआ है, ये हुआ है 1799 में, 1799 में हुआ है। और इस समय जो है इसी युद्ध के समय टीपू सुल्तान जो है बहादुरी से लड़ते हुए जो है युद्ध मैदान में ही जो है मारा जाता है। और ये चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है और जीत करके मैसूर राज्य पर जो है, जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था, उस पर जो है अधिकार कर लिया जाता है। और अधिकार करने के बाद जो है एक कठपुतली के रूप में वाडियार वंश का एक बालक कृष्ण राय तृतीय, वाडियार वंश कौन सा है, वाडियार वंश, जिसका कि पहले भी इस मैसूर राज्य पर शासन था। तो इसी वाडियार वंश का एक बालक कृष्ण राय तृतीय को जो है बिठा देता है, बस एक प्रतीक के रूप में बिठाता है, बाकी जो है मैक्सिमम जो है पावर अपने पास ही रखता है। तो कृष्ण राय तृतीय को जो है मैसूर की गद्दी पर अंग्रेजों द्वारा बिठा दिया जाता है इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और क्वेश्चन पूछता है कि फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, तो बेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कौन है गवर्नर जनरल, तो बेलेजली है। वहीं जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो यही बेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ है। हालांकि टीपू सुल्तान की जो है इसी समय मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो है लड़ा जाता है यही बेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच में ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस बेलेजली को जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने की खुशी में मार्क्यूस की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई है, तो मार्क्यूस की उपाधि जो है दी गई है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, तो मार्क्यूस की उपाधि दी गई है बेलेजली को। किस समय दी गई है, तो चतुर्थ 4 नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यानी अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुआ है, यानी बेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच जो युद्ध हुआ है, इसी समय जो है बेलेजली को मार्क्यूस की उपाधि दी गई है मैसूर राज्य को जीतने की खुशी में। वहीं जो है इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बेलेजली ने कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। तो कभी कभी बीपीएससी द्वारा जो है स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप स्टेटमेंट को भी थोड़ा पढ़ते चलेंगे। तो क्या स्टेटमेंट बेलेजली के द्वारा दिया गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद, कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। चूँकि इस आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध जो है मैसूर राज्य से और हैदर अली से और टीपू सुल्तान से है, तो हम थोड़ा सा जो है पढ़ लेते हैं। तो मैसूर राज्य कैसे स्थापित होता है, तो मैसूर राज्य की स्थापना के पीछे एक कहानी है कि तालीकोटा का एक युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 23 जनवरी 1565 को जो है तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध भी बीपीएससी पूछे हुए हैं। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को होता है। इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। जो एक विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है, उसका पतन हो जाता है। तो उसी के अवशेष पर कुछ स्वतंत्र राज्यों का जन्म होता है। तो उसी में से एक मैसूर जो है प्रमुख राज्य के रूप में उभरता है। और जब मैसूर प्रमुख राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है, तो उस समय मैसूर पर वाडियार वंश का शासन होता है। वाडियार वंश का शासन जो होता है, और इस वंश का एक अंतिम शासक होता है चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। तो इस चिक्का कृष्ण राज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता जो है दो लोगों के पास, देवराज और नंजराज के हाथों में रहता है। किसके हाथ में, देवराज और नंजराज के हाथों में होता है। और इसी समय कृष्णराज द्वितीय का जब शासनकाल चल रहा होता है और सत्ता जो है देवराज और नंदराज के हाथों में रहता है, तो उसी समय लगभग दक्षिण के जो राज्य होते हैं, उस दक्षिण के राज्य में मराठा, निजाम और अंग्रेज और साथ ही साथ फ्रांसीसी के बीच में जो है सभी अपने अपने जो है क्षेत्र को, प्रभुसत्ता को बढ़ाने के लिए जो है एक तरह से संघर्ष कर रहे होते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में 1749 में जाकर के नंजराज जो कि कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राजस्व और वित्त नियंत्रक होता है,
तो हैदर अली को जो है नंद राज्य के द्वारा एक सैनिक जीवन को शुरुआत करने का एक मौका दिया जाता है। और जब हैदर अली को सैनिक जीवन वो शुरू कर लेता है तो बाद में जाकर के 1761 तक आते आते जो है हैदर अली के पास जो है मैसूर का समस्त शक्ति जो है केंद्रित हो जाता है। तो 1761 तक आते आते मैसूर की वास्तविक शक्ति का संकेंद्रण कहाँ हो जाता है, तो हैदर अली के पास जो है शक्ति का संकेंद्रण हो जाता है, हैदर अली के पास। और इसी बीच जो है जब अंग्रेज, फ्रांसीसी और जो भी निजाम मराठा जो संघर्ष कर रहे थे, तो इनका भी जो है संघर्ष जो है अंग्रेज़ों के साथ होता है हैदर अली का। तो इसी बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में जाकर के हैदर अली का जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान, उसके द्वारा जो है संघर्ष को कंटिन्यू किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लें, क्योंकि टीपू सुल्तान के द्वारा जो है कुछ काम किया गया है जहाँ से बीपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। तो टीपू सुल्तान, टीपू ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसके द्वारा जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो शासन प्रशासन का काम होता है उसमें जो है पाश्चात्य यानी पश्चिम के देशों का सम्मिश्रण किया जाता है। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि फ्रांसीसी क्रांति, चूँकि उसी समय लगभग फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसी समय फ्रांसीसी क्रांति भी जो है चल रही थी। तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है तो उससे प्रभावित होकर टीपू के द्वारा जो है श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी थी, मैसूर की राजधानी कौन थी, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मैसूर राज्य की राजधानी कौन थी, तो यही मैसूर राज्य की राजधानी जो है यही श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर राज्य की राजधानी पूछेगा कौन थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। तो इसी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू के द्वारा जो है श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है और उसका वो सदस्य भी बनता है। और क्या किया जाता है कि टीपू के द्वारा जो है श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक के रूप में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जाता है। के अतिरिक्त टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के लिए, चूँकि अंग्रेजी नौसेना बहुत ही उत्कृष्ट होती है, तो अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से जो है टीपू के द्वारा 1796 ईस्वी में, कब 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड को स्थापित किया जाता है। एक नौसेना बोर्ड जो है स्थापित किया जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा 1796 में। तो इतना कुछ जो है टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। अभी हमने पढ़ा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। और मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, पहला नंबर क्वेश्चन ही था। तो बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित करने का काम जो है मीर कासिम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? जो सुगौली की संधि हुई है ये अंग्रेज और किसके बीच हुई है? तो गोरखा के बीच में हुई है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 1816 में जो ये सुगौली की संधि हुई है तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध का हिस्सा है। किसके बीच? आंग्ल और नेपाल युद्ध का हिस्सा है, यानी कि अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो है युद्ध का हिस्सा है सुगौली की संधि। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है हुआ कब है? तो 1814 से लेकर के और 16 के दरमियान जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। और 1816 में जाकर के इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सुगौली की संधि हुई है। तो सुगौली की संधि किसके बीच हुई है? तो इस समय जो गवर्नर जनरल होता है हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इस समय गवर्नर जनरल होता है। कभी कभी गवर्नर जनरल भी पूछ देता है। तो सुगौली की संधि या फिर आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का कौन है? तो हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो हेस्टिंग्स और जो है अमर सिंह थापा, जो नेपाल के अमर सिंह थापा के बीच जो है ये संधि होती है। और इस संधि के उपरांत जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ है? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ है? 1845 से 46 के दरमियान जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी अंग्रेजों और सिख के बीच में युद्ध जो है 1845 से 46 के दरमियान हुआ है। और इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है दो संधि हुई है। कौन कौन संधि हुई है? एक लाहौर की संधि, एक क्या हुई है? लाहौर की संधि। और ये लाहौर की संधि कब हुई है? तो 9 मार्च 1846 को 9 मार्च 1846 को जो है लाहौर की संधि हुई है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन सी संधि हुई है? लाहौर की संधि। वहीं एक और संधि हुई है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय, भैरोबाल की संधि। तो भैरोबाल की संधि ये कब हुई है? तो 16 दिसंबर 1846 को जो है भैरोबाल की संधि हुई है।
तो 2 संधियाँ हुई हैं, एक हुई है लाहौर की संधि, एक हुई है भैरोबाल की संधि। दोनों किस आंग्ल सिख युद्ध के समय हुई है? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय हुई है, जो कि 1845 से 46 के दरमियान हुआ है। तो जो लाहौर की संधि हुई है 9 मार्च 1946 को, इस लाहौर की संधि के दरमियान जो है कुछ बातें जो है समझौते में कहा गया था कि पहला था कि सिखों के द्वारा जो है सिख ऐसा करने का काम करेंगे कि सतलज नदी के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, सतलज नदी के दक्षिण वाले सभी प्रदेशों को वो अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। तो ये पहला था समझौते में। दूसरा था कि सिख सेना को जो है सीमित कर दिया जाएगा, यानी कि जो वो घुड़सवार या सैनिक जो भी रखते हैं तो उसको जो है कम से कम जो है किया जाएगा। साथ ही जो है ब्रिटिश रेजिडेंट जो है एक लाहौर में नियुक्त किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है प्रावधान कब किया गया है? लाहौर की संधि में किया गया है, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा है। वहीं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय आप याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश भारत का? तो लॉर्ड हार्डिंग। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल क्या है? तो 1844 से लेकर के 1848, तो इस बीच में आ जाएगा ना 1845-46। तो इसीलिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड हार्डिंग। वहीं सेकेंड नंबर का आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिख के बीच में युद्ध जो है दूसरे नंबर का कब हुआ है? तो ये 1848 से लेकर के 49 के बीच में हुआ है। और इस सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन है? तो डलहौजी है। और डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1848 से लेकर के 56 तक जो है इस डलहौजी का कार्यकाल होता है। तो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो डलहौजी है। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय भी जो है कुछ प्रमुख युद्ध होते हैं, जिसमें एक है चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध कब हो रहा है? तो ये 1849 में जो है चिलियावाला का युद्ध हो रहा है। और ये युद्ध जो है अनिर्णित रहता है, यानी कौन जीता कौन हारा ये परिणाम जो है नहीं निकल पाता है। तो 1849 में चिलियावाला का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज की तरफ से गफ और जो है सिख के तरफ से जो है सिख सेना का नेतृत्व जो है शेर सिंह के द्वारा किया जाता है। और इस चिलियावाला युद्ध के बारे में ही डलहौजी के द्वारा, ये जो डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ब्रिटिश भारत का, तो इसके द्वारा कहा जाता है कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट जो है डलहौजी के द्वारा चिलियावाला का युद्ध जो कि 1849 में हो रहा है उसके बारे में कहा जाता है। वहीं इसी सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है एक और युद्ध होता है गुजरात का युद्ध, या फिर जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। ये भी कब होता है? ये भी 1849 में ही होता है, गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध। और इस गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन करता है? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और इसके नेतृत्व में ही जो है नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज जो है ये युद्ध जीत जाते हैं। जब चार्ल्स नेपियर जो है सेकेंड नंबर का आंग्ल सिख युद्ध को जीत जाता है, तो इस युद्ध को जीतने के बाद जो है डलहौजी के द्वारा नेपियर के नेतृत्व में, चूँकि नेपियर के नेतृत्व में ही सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध जीता जाता है, तो नेपियर के नेतृत्व में ही जो है पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। तो पंजाब को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया जाता है? ब्रिटिशर्स के द्वारा, डलहौजी के द्वारा। तो 30 मार्च 1849 को जो है पंजाब को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है डलहौजी के द्वारा। तो इस डेट को भी आप याद रखेंगे। और पंजाब राज्य को जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद जो है दिलीप सिंह जो वहाँ के राजा रहते हैं उसको अंग्रेजों द्वारा 5 लाख का पेंशन देकर के इंग्लैंड भेज दिया जाता है। वहीं डलहौजी जो है दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त करता है। तो ये सब कुछ जो है सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से एक स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां जो है अवध रियासत का संस्थापक था। सआदत खां का नाम एक और आता है बुरहान मुल्क। तो बुरहान मुल्क भी जो है या फिर सआदत खां दोनों एक ही है। तो इसके द्वारा जो है अवध रियासत की स्थापना की जाती है। तो आखिर अवध जो है स्वतंत्र रियासत के रूप में कैसे स्थापित होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि 18वीं शताब्दी का जो समय होता है, यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुग़ल सत्ता जो है कमज़ोर होने लगती है। मुग़ल सत्ता जो बहुत केंद्रीकृत थी, बहुत ही जो है एक तरह से सशक्त थी, तो वो कमज़ोर होने लगती है। मुग़ल सत्ता के कमज़ोर होने के बाद जो मुग़ल सत्ता के अधीन बहुत सारे जो उसके क्षेत्र थे, वैसे क्षेत्र जो हैं खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और इसी स्वतंत्र घोषित करने के क्रम में जो है अवध भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। तो जब 18वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे क्षेत्रों द्वारा जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, तो उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि मुग़ल भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की 3 मुख्य श्रेणियाँ उदित होती हैं। कितनी श्रेणियाँ? 3 मुख्य श्रेणियाँ उदित होती हैं। एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उदित होती हैं, एक जो है उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उदित होती हैं। तो उत्तराधिकारी राज्य कौन राज्य कहलाते हैं?
जो कि मुग़ल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए हैं, वैसे राज्य जो है उत्तराधिकारी राज्य कहलाते हैं। तो इसी में अवध आता है, इसी में अवध आता है, साथ ही में बंगाल आता है और हैदराबाद आता है। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे क्षेत्र जो है उत्तराधिकारी राज्य के रूप में खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं। दूसरे आते हैं स्वतंत्र राज्य के रूप में। दूसरे क्या है? स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो स्वतंत्र राज्य कौन राज्य होते हैं? जो कि प्रमुख रूप से मुग़ल साम्राज्य के प्रांतों के नियंत्रण में थे, लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य के द्वारा प्रांतों में नियंत्रण में कमी की गई तो उसके कारण वो जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। राज्य में कौन कौन आते हैं? तो इस स्वतंत्र राज्य में मैसूर आते हैं, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली के बारे में। तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर आते हैं, राजपूत राज्य आता है। वहीं तीसरे प्रकार के राज्य वैसे राज्य होते हैं जो मुग़लों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित राज्य के रूप में उभरते हैं, जिसमें कि मराठा हो गए, पंजाब हो गए, जाट राज्य हो गए। तो ये तीसरे प्रकार की श्रेणी के राज्य होते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अवध कैसा था? अवध जो था उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापित होता है, स्वतंत्र अपने आप को घोषित करता है मुग़ल साम्राज्य के जो है पतन के बाद। तो अवध का संस्थापक कौन है? तो यही सआदत खां है। और सआदत खां जो के द्वारा जो है 1722 में स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है और स्वतंत्र रियासत की स्थापना की जाती है। और इसका क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो कन्नौज का क्षेत्र से लेकर के और बिहार का जो अभी कर्मनाशा नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ तक जो है कन्नौज, यहाँ तक जो है अवध का क्षेत्र विस्तार होता है। और जो है सआदत खां के समय जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है भारत पर? तो 1739 में होता है। वहीं जो है सआदत खां के बाद कुछ अवध के नवाब बनते हैं और कुछ समय बाद जो है शुजा-उद-दौला जो है अवध का नवाब बनता है। शुजा-उद-दौला के समय जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें शुजा-उद-दौला के द्वारा जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है साथ दिया जाता है। यानी और इसी शुजा-उद-दौला के द्वारा जो है जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, बक्सर का युद्ध जो भी हमने पहले भी पढ़ा कि बक्सर का जो युद्ध हो रहा था 1764 में, तो मीर कासिम का साथ जो है अवध का नवाब ही शुजा-उद-दौला देता है। वहीं अवध का अंतिम नवाब कौन है? तो अवध का अंतिम नवाब जो है बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब पूछेगा क्वेश्चन, तो बाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब है, जो कि कब से कब तक है? तो 1847 से लेकर के 56 तक जो है ये अवध का अंतिम नवाब के रूप में होता है। और इसी के शासनकाल में, यानी बाजिद अली शाह के शासनकाल में ही जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी के द्वारा जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो कब मिलाया जाता है? तो 1856 को जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी द्वारा मिला लिया जाता है। और किस आधार पे? तो अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर कि बाजिद अली शाह जो है शासन प्रशासन का काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो ये आरोप लगा कर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया जाता है डलहौजी के द्वारा। इतना हमने जो है अवध के बारे में बेसिक्स पॉइंट को पढ़ा, जो कि एग्ज़ाम का हर एक पॉइंट लगभग जो है एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजी फौज के द्वारा टीपू सुल्तान को मारा गया था, या यूँ कहें कि टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया था? तो ये कौन सा था? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। तो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता है। और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो बेलेजली होता है। और बेलेजली को इसी समय किसकी उपाधि दी जाती है? मार्क्विस की उपाधि दी जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद। और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद जो है मैसूर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता है। और इसी क्रम में जो है अंग्रेज़ों द्वारा मैसूर पर जो है एक वाडियार वंश का जो है बालक कृष्णराज तृतीय को गद्दी पर एक कठपुतली के रूप में, एक सिंबल के रूप में बिठा देता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो अभी हमने पढ़ा कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है और इसमें टीपू सुल्तान जो है लड़ते हुए मारा जाता है। और इसके बाद जो है मैसूर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता है। तो इसी क्रम में जो है अंग्रेज़ों द्वारा किसको शासक बनाया जाता है मैसूर का? तो वाडियार वंश का एक बालक, वंश कौन सा है? वाडियार वंश। तो वाडियार वंश का बालक कृष्णराज तृतीय को जो है मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, यानी मैसूर का राजा बना दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में अमला अधिकारी होता था। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमला अधिकारी क्या होता था। तो अमला अधिकारी जो है रेंट कलेक्ट करने का काम करता था, भू राजस्व जो है, जो गांव थे वहाँ पर भू राजस्व कलेक्ट करने का काम, संग्रहित करने का काम करता था ये अमला अधिकारी। तो ये कभी कभी खुद ज़मींदार भी होते थे और कभी कभी जो है ज़मींदार के द्वारा एक जो है टैक्स ऑफिसर नियुक्त किया जाता था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, रेंट को कलेक्ट करने के लिए। उसी को अमला अधिकारी कहते थे। चूँकि यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो उस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ज़मींदार ही जो है अमला अधिकारी होते थे। तो आज हम 20 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।